ना मैं वहां पे थी, ना वो मेरे प्रेशर में उसने बात किया, हाँ। ना वो वहां पे था कि उसके प्रेशर में किया। तो कहना क्या नहीं मानता था। जब वो घर पे होता था, ये जैसे उसको कहता था वैसे करता था। वो तो डरता था इससे। खानदान मंशियात फरोश है। हम्म। उनके पूरे सीआरओ रिकॉर्ड है मेरे पास। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ, जो कुछ भी होगा वो हाफ ऑफ कर लेंगे हम। वहाँ पे कोई पढ़ा लिखा या सुलझा हुआ इंसान नजर नहीं आएगा। हम्म। सबका ऑक्यूपेशन ही यही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आपने अरिशमान कत्ल केस के मुतल्लिक दोनों तरफ के मौक़िफ़ सुने। मैंने सहर का जब इंटरव्यू किया था तो सहर ने अपने पहले ससुराल के मुतल्लिक बड़े इल्ज़ामात लगाए थे। वो इल्ज़ामात क्या थे और क्या इनके पास उन तमाम इल्ज़ामात के सबूत थे या नहीं थे। आज एक बार फिर मेरे साथ सहर मौजूद है। सहर से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो इनकी मासूम बेटी, जब इनके बेटे को मारा गया और ये अपने बेटे के इलाज के लिए अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाती है तो पीछे से उसके उसकी मासूम बच्ची को जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले कर दिया जाता है। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले करने का जो प्रोसीजर था, ये किसने दिया और किसने इनकी बच्ची को जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया और अब इनकी बेटी कहां पर है, इस सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सहर, मुझे बताइएगा कि आपकी बेटी जिमल, क्योंकि जब आप अपने बेटे के इलाज मुआवजे के सिलसिले में मसरूफ थी तो हाँ जी। आपकी बेटी को जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले वो किसने किया था? जब मैं अशमान को हॉस्पिटल लेके गई थी तो जिमल को, क्योंकि हॉस्पिटल ले जाना अलाउ नहीं था, तो ठीक है। उसको हम ऊपर जो हमारे नेबर्स थे उनके घर छोड़ के गए। अच्छा। जब हम उनके घर छोड़ के गए हैं तो पीछे से जब 15 पे कॉल हुई, जो जो प्रोसेस हुआ, तो उन्होंने नोटिस किया कि जिमल वहाँ पे सेफ नहीं है। इसलिए एसएचओ साहब ने चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को बुला के तो उनके हवाले कर दिया उसको, सहर, क्योंकि ऐसा क्या था कि उनको लगा आपके नेबर्स को कि जी इस यहाँ पर बच्ची जो है वो सेफ नहीं है, बच्ची को किससे खतरा था? नहीं, नेबर्स को नहीं ये लगा, एसएचओ साहब को लगा कि बच्चियां सेफ नहीं हैं। अच्छा। उन्होंने जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को यानी कि हैंड ओवर बच्ची किया। ने बच्ची को पुलिस वालों ने चाइल्ड हाँ प्रोटेक्शन के जी, हवाले किया हाँ था। जी। तो फिर उसके बाद आपको आपके बेटे की डेथ हो जाती है, आप उस सिलसिले में चली जाती हैं। तो अब जो कस्टडी है बच्ची की वो किसके पास है? अब अभी तो जो टेम्परेरी कस्टडी है, कुछ टाइम के लिए वो उसके फादर को दिया है। अच्छा। हाँ जी, आतिफ को? हाँ जी, आतिफ को दिया। अच्छा, उनको किस तरह से कस्टडी मिल गई? उनको इसलिए कस्टडी मिली, एक तो यहाँ पे मेरा अपना घर नहीं था, हम्म। और दूसरी बात ये कि मैं 302 जो आयुष्मान वाला केस है, बिल्कुल। उसमें मुझे बार बार पुलिस स्टेशन या कचहरी जाना पड़ता है। तो उसका ध्यान उस तरह से मैं नहीं रख सकती थी, इसलिए कोर्ट को लगा तो उन्होंने बच्ची उसके हैंड ओवर कर दी। पर मेरी बच्ची बिल्कुल भी वहाँ सेव नहीं है। अच्छा, आतिफ यानी कि अपने हकीकी खानदान, अपने हकीकी बाप के पास आपकी बेटी सेफ नहीं है, बिल्कुल, ऐसे कैसे आप कह सकती हैं? क्योंकि उनका पूरा खानदान मंशियात फरोश है। उनके पूरे सीआरओ रिकॉर्ड में मेरे पास सारा कुछ है। मेरी बेटी उनमें रह के उनकी जैसी हो जाएगी। अच्छा, वो उसको भी आपने गलत कामों पे सहर, लगाएगी। आपने आपका जब मैंने पहला इंटरव्यू किया था तो आपने अपने ससुराल वालों पर इस तरह के इल्जाम लगाए थे। तो जो आपने इल्जाम लगाए थे उनके कुछ सबूत भी आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल, ये देखिए मैं लेके आई हूँ। क्या है, दिखाएं। ये देखिए इनकी सीआरओ रिपोर्ट्स हैं सारी। ये जो खातून है, हाँ जी, ये कौन है? ये इसकी सगी खाला है, किसकी? आतिफ की, और इनका पूरा गैंग है। ये सब यही काम करते हैं। अच्छा, ये जो बुशरा बीबी है ये आपकी खाला सास है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो शख्स है ये कौन है? ये आतिफ का कजन है और आतिफ इसके साथ ही जुआ वगैरह खेलता है। तो ये दो बंदे कौन है? ये जिमल के दादा बुआ हैं, आतिफ के वालिद। जो आरिफ साहब है? हाँ जी, वो है। और ये शख्स? ये भी हमजा का कजन है, और इस पे भी जो है ना मंशियात फरोशी का ही पर्चा है इस पे भी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप इन लोगों के चेहरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये खातून जो है ये इनके पहले शोहर की खाला है और इन पर जो मुकदमात हैं ये मंशियात के मुकदमात में ये जेल में जा चुकी हैं, जेल से सजा काट चुकी हैं। जब सोचें कि मैंने इनका इंटरव्यू किया था और इन्होंने इस तरह के इल्जाम लगाए थे तो मैंने इनसे कहा था कि आपके पास कुछ सबूत हैं या नहीं है। आज ये खातून इन सबूतों के साथ, ये इनका मुकम्मल क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप समझते हैं कि इन चीजों को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप मुतलका थानों में भी जाके इनकी जो है वो सीआरओ चेक करवा सकते हैं। लिहाजा अब जो आपकी बेटी आप कह रही है कि जी अब इनके पास है, तो उनकी आपकी बेटी को भी जो है वो ये इसी कामों में लगा हाँ देंगे? जी, बिल्कुल, उनके पूरे खानदान का ट्रैक ही यही है। आपको वहाँ पे कोई पढ़ा लिखा या सुलझा हुआ इंसान नजर नहीं आएगा। सबका ऑक्यूपेशन ही यही है।
आतिफ खुद भी आपने देखा, उसको अपने ऊपर भी FIR है। बिल्कुल है। जी। नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? घर में सारे फर्द तो एक जैसे नहीं ना होते भी। सारे बच्चा जिस माहौल में रहेगा, जिसमें परवरिश पाएगा, वो वैसा ही होगा। ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो बिल्कुल, जब मेरी बेटी वहाँ पे रहेगी, वो भी बड़े होकर इन्हीं की तरह बनेगी, क्योंकि इनके अच्छा। पूरे खानदान में आपको कोई भी अच्छा इंसान नजर नहीं आएगा, वो सभी ऐसे के मंशियात फरोश हैं। अच्छा सहर, आपके पहले भी इंटरव्यूज काफी जी। ज्यादा चल चुके हैं, तो आपसे इन लोगों ने राब्ता किया? हाँ जी, बिल्कुल, इन्होंने मुझसे रब्ता किया है हम्म। और ये मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं, मुसलसल मुझे धमकियाँ मौसूल हो रही हैं इनकी तरफ से, और मुझे इनसे शदीद खतरा है। ये जो आपका पहला ससुराल था, आतिफ हाँ जी, वगैरह, बिल्कुल। कौन धमकियां देता आपको? धमकियाँ मुझे इस तरह से मिलती है, मतलब हम बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई हमारा पीछा कर रहा होता है, अच्छा। या इस तरह की कंडीशंस होती हैं हमारे साथ। क्योंकि अब मैंने नंबर चेंज कर लिया, मेरा नया नंबर इनके पास नहीं है। ठीक है। पुराने नंबर पे ये लोग मुझे कॉल मैसेज करके मुझे तंग करते थे। कौन कौन आपको तंग करता था? आतिफ, उसके वालिद साहब, और उसके वालिद साहब तो मेरी मम्मा को इस्लामाबाद कॉल करके मुझे धमकियाँ दे रहे थे। अभी भी? हाँ जी, अब तो इस हमने केस के उनके बाद? साथ, अब तो हमने पुलिस से कहने पे उनके साथ बिल्कुल कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया। ठीक है। तो पहले जब उनके पास हमारे नंबर्स थे तब वो कह रहे थे, उन सब ने नंबर्स चेंज कर लिए। तो अभी जो आपका जो केस है उसमें क्या नई पेशरफ्त हुई है? जो मुलजिम है उस पर गिरफ्तारी डाल दी गई है, वो गिरफ्तार है, और साथ ही साथ उन्होंने उसका रिमांड भी तलब कर लिया। अच्छा सहर, मैंने जो आपके केस अरिशमान का जो केस है उसके आईओ का मैंने इंटरव्यू किया था, और उससे मैंने पूछा था कि इस मुलजिम ने उस मासूम बच्चे को क्यों मारा और किस चीज से मारा था। तो उनका ये कहना था, जो उन्होंने उसकी तफ्तीश की है, तो उसमें वो कहते हैं कि जी वो बच्चा उसका कहना नहीं मानता था, वो उसे घूरता था। वो बच्चे से क्या वो कहता था जो उसकी बात नहीं मानता था, या वो बच्चा उसको घूरता था? 3 साल का बच्चा इस तरह की हरकतें कर सकता है? ये आप खुद इस बात, आप समझदार हैं, सोच सकते हैं कि वो अपने आप को बचाने के लिए ये सब कुछ कह रहा है। 3 साल का बच्चा क्या कह सकता है किसी को, और वो तो उसको अपना बाप कहता था, बाबा कहता था। अच्छा। उसको तो अपने रियल फादर का पता भी नहीं था, वो इसी को अपना बाप समझता था। लेकिन वो तफ्तीशी अफसर के मुताबिक कि जी खुबैब का ये कहना है कि ये मुझे बाप नहीं मानता था, ये मेरा कहना नहीं मानता। वो बाबा ही कहता था इसको, और वो कहना क्या नहीं मानता था। जब वो घर पे होता था, ये जैसे उसको कहता था वैसे करता था, वो तो डरता था इससे। अच्छा। जी। तो उसने ये भी कहा कि मैंने बच्चे के सर पर कोई चीज नहीं मारी, ना डंडा मारा, ना कोई चीज मारा है, बस मैंने उसको ना धक्का दिया है, और उसी धक्के की वजह से ना उसका सर जो है वो नीचे लगा है, तो जिसकी वजह से उसको चोट लगी है और हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ मेरे सामने हुआ है। अच्छा। और जब मैं हॉस्पिटल लेके चली गई हूँ आयुष्मान को, उसके बाद SHO साहब खुद आए हैं, और उन्होंने मेरी बेटी का बयान रिकॉर्ड किया, जो CCPO के पास भी मौजूद है। तो उसके ऊपर यह लिखा हुआ है कि जिमल ने बयान दिया है कि बाबा ने आयुष्मान के सर पे डंडा मारा है। अच्छा। और आयुष्मान बेहोश हो गया, मम्मा उसको हॉस्पिटल लेके गई हैं। बस इतना ही सी बात हो, बच्ची के सामने हाँ जो जी। उसने देखा उसने वो बता दिया पुलिस को? ना मैं वहां पे थी, ना वो मेरे प्रेशर में उसने बात किया, ना वो वहां पे था कि उसके प्रेशर में किया। बिल्कुल जैसी बात है उसने पुलिस वालों को वैसे ही बताया। तो अब बच्ची जब आपने सगे बाप के पास है, तो आपके साथ मुलाकात हुई बच्ची की? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, कोर्ट की कोई डायरेक्शन है कि आप उनसे हाँ मिल जी, सकती कोर्ट हैं? ने कहा है कि जब माँ चाहेगी ये कोर्ट लाने के पाबंद है बच्ची को। कोर्ट में लाकर आपसे मिल सकती है। जी। तो आप अपनी बच्ची को वापस लेने के लिए क्या करेंगे? मुझे अदालत पे एतमाद है, वो इंशाल्लाह मेरी बेटी मुझे वापस करेंगे, और इन मंशियात फरोश और गैंगस्टर्स लोगों के पास मेरी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। जबरदस्त। अच्छा, मुझे आखिर में ये बताएं शहर के, बिलफर्ज अगर आपका जो आपके पहला जो शोहर है वो कुछ ऐसी कोशिशों में लगे हुए हैं कि इस केस के जो मुद्दई है ना वो मैं बन जाऊं, अगर वो बन जाएगा तो आपके बेटे के कातिल को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर वो मुद्दई बन जाता है तो मेरे बेटे के कातिल को सजा नहीं मिलेगी, उल्टा वो बेनिफिट लेना चाह रहा है। किस किस्म का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं? फाइनेंशियल बेनिफिट लेना चाह रहा है। आपको कैसे पता कि वो इस तरह की जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट हासिल है उनको, या कुछ दे सकता है उनको? क्योंकि उन्होंने मुझसे खुद बात की, उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ आ जाओ, जो कुछ भी होगा उसको ना हम डिवाइड कर लेंगे। आतिफ वगैरह कहते हैं? आतिफ के फादर ने मुझसे बात की। अच्छा, क्या कहते हैं? कहते हैं आप हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि उनको पता है वो अकेले कुछ भी नहीं है जब तक मैं उनके साथ नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ, जो कुछ भी होगा वो हाफ हाफ कर लेंगे हम। ये जो आतिफ का फादर जो आरिफ है उसने कहा? हाँ जी। तो फिर आपने क्या कहा?
उनको मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उसको सजा दिलवानी है और दिलवा के रहनी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, उस जालिम इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए और जो लोग उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे यकीनन वो भी इस केस में, इस कत्ल के मुकदमे में बराबर के शरीक हो सकते हैं। ये आज की इस वीडियो में ये सबूत आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो मासूम बच्ची अब इन लोगों के पास है, सोचें उसकी जो सोहबत होगी, उसकी जो परवरिश होगी वो किस माहौल में होगी। अगर इन लोगों को उस बच्ची के साथ इतनी ही मोहब्बत थी या हो सकती थी तो वो तभी ले लेते जब इसने खुला लिया था आतिफ से। अब इनका मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम किसी ना किसी तरह से इसे ब्लैकमेल करें, इसे थ्रेड करें या फिर हम मुल्जमान के साथ किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो पैचअप करके हम इस केस का सौदा कर लें, हम इस कत्ल को बेच दें चंद पैसों के लिए। पुलिस की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक सहर को पुलिस ने इस केस का मुद्दई बना दिया गया। सहर, मुझे एक और सवाल मेरे ज़हन में आ गया कि जो एफआईआर पर जो नाम फरहान शाह जो इस केस का मुद्दई है, हाँ जी। आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि उसका नाम फरहान शाह नहीं है, तो क्या नाम है उसका? हमने उसका आईडी कार्ड चेक किया और हमें पता लगा उसका नाम रईस है। और मैं मेंशन कर दूं कि जो उसने आईडी कार्ड नंबर वहां पे लिखवाया एफआईआर के ऊपर, हाँ। वो आईडी कार्ड नंबर भी किसी और बंदे का है। तो ये आप नहीं समझती कि ये गुमराह करने की कोशिश की बिल्कुल, गई वो है? अपनी असल आइडेंटिटी छुपाना चाह रहा है। और एक और पॉइंट है कि जो उन्होंने एफआईआर के ऊपर लिखा है कि बच्चा खून से लहूलुहान हो गया, ये सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसका ब्लड नहीं निकला जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया था। यानी कि एफआईआर करवाने का तो मकसद सिर्फ उनका यही था ना कि एक जुर्म की निशानदेही हो जाए, लेकिन उस एफआईआर को अगर वो करवाते उस वकूए के मुताबिक तो शायद केस स्ट्रांग होता। और अगर वो उसको इतनी हमदर्दी थी तो उसने अपना असल आइडेंटिटी क्यों छुपाई पुलिस से? तो आप इसके बारे में भी आपने पुलिस को इतला दी कि ये शख्स तो है ही नहीं जो मुद्दई हाँ है? जी, मैंने डीएसपी साहब और सबको मैंने जो है ना इससे रिलेटेड इन्फॉर्म किया। आप समझते हैं कि इस तरह की जो गैर कानूनी काम करने के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब बिल्कुल नाज़रीन, आपने फरहान शाह का भी इंटरव्यू सुना था। अब फरहान शाह एक रईस नाम की शनाख्त के साथ सामने आ गया है। इस तरह के जो लोग जो कानूनी मामलात को जो है वो मिसगाइड करते हैं या कानून को वो अपनी इंफॉर्मेशन गलत जो है वो देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पहले तो उस बंदे को सल्यूट है कि उस बंदे ने एक जुर्म की निशानदेही की थी, लेकिन उसने अपनी शनाख्त क्यों नहीं जाहिर की, उसने क्यों आईडी कार्ड नंबर गलत दिया और क्यों अपना नाम उसने जाहिर नहीं किया। आखिरकार ये फरहान शाह, असल में फरहान शाह कौन है उसको सामने आना चाहिए कि वो फरहान शाह कौन है। हमारी कोशिश है कि इस खातून को जो सुबह से लेकर रात तक कभी इस थाने में तो कभी किसी ऑफिसर के पास तो कभी कचहरी में कभी अदालत में अपने बेटे के इंसाफ के लिए भटक रही है, हम इसको भी सल्यूट पेश करते हैं कि इस खातून ने जो है वो इतनी मुश्किलात और एक खातून होते हुए ये इस तमाम माफिया का जो है वो सामना कर रही है और अपने बेटे के इंसाफ के लिए वो अदालतों में धक्के खा रही है। इसे यकीन है कि मुझे अदालतों से जरूर इंसाफ मिलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।